नतीजों पर फोकस, इसमें हम बात करेंगे आज नतीजों पर जो कि कल मार्केट बंद होने के बाद आए थे। उसमें सबसे पहले बात करेंगे बीएससी के नतीजों पर, जहां पर कि इतने अच्छे नतीजे और काउंटर का रिएक्शन जिस तरह से दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। रेवेन्यू करीब 23% ऊपर आया कंपनी का और नेट प्रॉफिट 31% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एबिटा में 37% और मार्जिन्स भी करीब 40 से 50 बेसिस 400 से 500 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए दिखाई दिए। 46.7 से 52.1, तो एक अच्छा खासा 540 बेसिस पॉइंट का जंप कंपनी के मार्जिन्स में देखने के लिए मिला है। सर, ये शेयर चल चुका था इसीलिए आज प्रॉफिट बुकिंग है, या नतीजों से कुछ और ज़्यादा उम्मीदें हो रही थी और मार्केट में एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई? यस, यू आर राइट। ये स्टॉक चल चुका था। आप देखो जिस तरीके से मार्केट लास्ट एक महीने में जो नेगेटिव ट्रेंड लिया हुआ है, स्टॉक ने अच्छा स्ट्रांगली रिकवर किया था। आई थिंक स्टॉक वाज अराउंड 4100 4200 एटलीस्ट 15-20 डेज बैक। तो जब ये एनएससी का रिजल्ट आया, जो एनएससी आजकल लिस्टेड नहीं है, उसका रिजल्ट जब आया तो मार्केट ने ये अज्यूम किया कि एनएससी का अगर रिजल्ट ऐसे हैं तो मुझे लगता है बीएससी के भी सिमिलर नंबर और बेटर देन नंबर्स आना चाहिए। तो वहां से ऑलरेडी रैली आ चुका था। स्टॉक वाज वेंट अप टू 4900 प्लस। तो मुझे लगता है वहां से फिर से ये प्रॉफिट बुकिंग में आ चुका है। अब जो रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट आ चुका है, तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग के ही रीजन से ये नीचे आ चुका है। सेकंड, व्हाई 4% डाउन टुडे, कंसीडरिंग इवन द रिजल्ट्स, कंसीडरिंग मार्केट्स आर आल्सो वोलेटाइल, उनके बिजनेस अच्छे चलते रहेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मार्केट गिरा हुआ है, रिटेल और एचएनआई के वॉल्यूम्स थोड़े कम होने वाले हैं। अगर रिटेल का ट्रेडिंग और एचएनआई का ट्रेडिंग कम होगा तो ऑब्वियसली इनके बिजनेस मॉडल पे शायद दिसंबर के जो नंबर्स हैं वो शायद सितंबर के नंबर से भी नीचे आ सकते हैं। तो वो अजम्पशन पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है और स्टॉक नेगेटिव भी ट्रेंड कर रहा है। बिल्कुल। और दूसरा रिजल्ट भी आजकल तो पहले होता था कि जब सर रात को मार्केट बंद होने के बाद अच्छे नतीजे आते थे तो एक खुशी रहती थी इन्वेस्टर्स के मन में कि चलो ठीक है, कल ये काउंटर अच्छे से रिएक्ट करेगा पॉजिटिव साइड पर। लेकिन आजकल तो यह नहीं पता कि अच्छे नतीजे आने के बाद भी रिएक्ट कैसे करेगा। ऐसा ही कुछ एक काउंटर पर हुआ है, वो है पॉलीप्लेक्स। इसके मैं नतीजे पढ़ता हूँ और फिर रिएक्शन बताता हूँ। रेवेन्यू 10% बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट 240% बढ़ा है। एबिटा 58% बढ़ा है और मार्जिन भी 7.7% से बढ़कर 11% आ चुके हैं और काउंटर नीचे है। सर, कितनी उम्मीदें रखनी चाहिए? इतना मतलब कंपनी ने प्रॉफिट दे दिया और क्यू ऑन क्यू दे दिया, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, अदर इनकम कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, काउंटर 2.5% नीचे है। आई थिंक यस, जिस तरीके से बीएससी ने भी लास्ट 10-15 दिन से चला हुआ था, पॉलीप्लेक्स क्रॉप भी आई थिंक सेम वे में 1120 से ये स्टॉक चलना चालू हो चुका है ऑन द अजम्पशन ऑफ ए वेरी गुड रिजल्ट्स, जो रिजल्ट एक्चुअली आया हुआ है। बट अगेन प्रॉफिट बुकिंग ऑन द न्यूज, जब रिजल्ट आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करते हैं। बट जो रिटेल इन्वेस्टर्स है रिजल्ट्स देख के खरीदना चालू करते हैं। बट जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स होते हैं जो ये स्टॉक को ट्रैक करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उनको अजम्पशन ऑलरेडी हो चुका था कि ये स्टॉक अच्छे रिजल्ट्स आ चुके हैं, आने वाले हैं, तो उसने वहां पे बाई कर लिया था ऑलमोस्ट 1200 के आसपास। और यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुकिंग चालू हो चुका है। जी, तो प्रॉफिट बुकिंग है सर। क्या करें अभी जो निवेशक हैं, डिप पे बाय करें कि नतीजे अच्छे हैं, आउटलुक अच्छा है? क्योंकि इस सेक्टर में मैंने देखा था कि ईस्टर इंडस्ट्रीज़ के भी रिजल्ट्स अच्छे आए थे, लॉस टू प्रॉफिट आई थी कंपनी। इसमें 3 मेजर कंपनीज़ हैं, पॉलीप्लेक्स, ईस्टर और यूफ्लेक्स। ये काफ़ी इन पर बात नहीं होती है, लेकिन 2 कंपनीज़ ने अच्छे नतीजे दे दिए हैं, ईस्टर और पॉलीप्लेक्स ने। क्या करें सर इस पूरे सेक्टर पर, क्योंकि ये क्रूड से ड्रिवन कंपनी है, क्रूड नीचे आता है तो इन कंपनीज़ को बड़ा फ़ायदा होता है। क्या करें? देखो आज के तारीख में अगर हम देखते हैं तो प्रॉफिट अगर है तो प्रॉफिट बुक करके एक बार साइडलाइन में बैठना एक बेटर एडवाइस रहेगा। जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लेके बैठे हैं, जो 500 700 800 में ले चुके हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक क्वार्टर के रिजल्ट से। बट अगर फ्रेशली अगर इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है या पॉलीप्लेक्स में इन्वेस्ट करना है, तो आई थिंक ही और शी हैज टू वेट राइट नाउ। 1100 1120 के आसपास फिर से अगर स्टॉक मिलता है बिकॉज ऑफ दिस मार्केट प्रेशर, तो ऑब्वियसली इट इज वेलकम रेट फॉर एनी फ्रेश इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट। बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से पहले ले चुके हैं, नथिंग इन द लॉस राइट नाउ, तो दे कैन होल्ड इट। बट फ्रेश पोजीशन आई मे नॉट रिकमेंड एट दीस लेवल्स। जी, अब मैं उन 2 काउंटर्स की बात करूंगा जिनके रिजल्ट्स भी अच्छे आए और काउंटर भी अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं, अशोका बिल्डकॉन और केएनआर कंस्ट्रक्शन। लेकिन एक रिजल्ट्स में कैच है, उस पर बात करेंगे। पहले मैं बात कर रहा हूँ अशोका बिल्डकॉन की, जिसके नतीजे देखने से भी अच्छे हैं और एक्चुअल भी अच्छे हैं। रेवेन्यूज़ 15% ऊपर और प्रॉफिट में 334% का जंप, एबिटा में 66% का जंप और मार्जिन्स में करीब 1110 बेसिस पॉइंट का जंप, 25.3% से बढ़कर 36.4% बढ़ते हुए दिखाई दिए मार्जिन्स।
सर 4.5% ऊपर है, ये जस्टिस हो पा रहा है इतने अच्छे नतीजों के बाद इस काउंटर पर? अगर ये थोड़ा सा बुल मार्केट होता, सेंटीमेंट ठीक होते, तो ये तो शायद सर्किट से खुलता नहीं 20% के। यस यस, यू आर राइटली सेड, अगर मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव या न्यूट्रल भी होता तो शायद 10% प्लस का मार्केट है। जो आज 4% ऊपर है वो एज गुड एज 10% के मान के जाना चाहिए इन दिस 150 मार्केट निफ्टी अंडर प्रेशर। ओवरऑल जो डेटा मैंने देखा है ये अबव स्ट्रीट एस्टिमेशन था, इसलिए सरप्राइजली 4% ऊपर है। अगर लास्ट 15 दिन का इसका चार्ट देखते हो तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी मच वीक। लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये ऐसा रिजल्ट देने वाला है, तो इट इज वेलकम नोट। अगर फ्रेश पोजीशन किसी को लेना तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। मुझे लगता है ये अगर रिजल्ट अच्छा है तो मुझे लगता है दिसंबर का वो मार्च तक हो, द नंबर्स विल बी रियली गुड। और इंफ्रा एज ए फोकस ऑब्वियसली मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत फोकस कर रहा है। और अशोक बिल्डकॉन मुझे लगता है कि इनके बैलेंस शीट हो, इनके पीएनएल को अच्छे लिवरेज है, कंफर्टेबल लेवल्स है, यहाँ पे भी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। मुझे लगता है फ्रेश बाइंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। जी। केएनआर कंस्ट्रक्शन सर, ये एक और काउंटर है जहां पर कि मैं बात करूंगा, इसके भी नतीजे बहुत ही शानदार देखने के लिए मिले, लेकिन उसमें एक कैच है। पहले मैं नतीजे पढ़ देता हूं। 87% कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिट 310% बढ़ा है, एबिटा 276% बढ़ा है, और मार्जिन्स तो डबल हो गए हैं, 22.3% से बढ़कर 44.7% हो गए। इन्हें पढ़ने के बाद तो कोई भी यही बोलेगा नतीजे काफ़ी शानदार हैं। लेकिन अब इसमें एक कैच है। मैं रेवेन्यू पार्ट में अपनी टीम से बोलूँगा दोबारा दिखाएं कि इनका रेवेन्यू कितना आया था, रेवेन्यू और प्रॉफिट। उसके बाद में ये अच्छी इसमें जो कैच है वो बताऊंगा। कंपनी की आय में ये जो आप देख रहे हैं 1038 करोड़ से बढ़कर रेवेन्यू 1944 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी की इस रेवेन्यू में 961 करोड़ रुपए का एसपीवी का एक सेटलमेंट रकम मिला, जो इन्होंने इसमें डाल दिया रेवेन्यू में, जिसकी वजह से इनका एबिटा भी बढ़ गया, मार्जिन्स भी बढ़ गए, प्रॉफिट भी बढ़ गया। सर कैसे देखें, क्योंकि कंपनी ने जो एडजस्टेड फिगर दी है वो एनकरेजिंग नहीं है। ये केवल एसपीवी का एक अमाउंट था जो कि इन्हें एनएचएआई से मिला था, कोई इनका प्रॉब्लम केस चल रहा था किसी एक प्रोजेक्ट को लेकर, वहां से सीधी रकम एक मुश्त आ गई। हालांकि कंपनी की ऑर्डर बुक 4400 करोड़ रुपए की है। कैसे देखें सर, ये 10% ऊपर है, जो निवेशक फंसे हुए हैं प्रॉफिट बुक कर लें क्या, या अभी बने रहें इस काउंटर पर? ऑब्वियसली करना चाहिए, बिकॉज द वे द एडजस्टमेंट इज डन, ये थोड़ा सा फॉल्स फिगर ही दिख रहा है ग्रोथ दिखने के लिए 100% 200%। तो ये फॉल्स फिगर के लिए देख के कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं चाहिए। मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। 10% इज लकी फॉर देम इन दिस मार्केट्स। बट जो वन टाइम सेटलमेंट है ऑब्वियसली वो ये क्वार्टर में आ चुका है, अगले 2-3 क्वार्टर में ऐसा कुछ अमाउंट होने वाला है नहीं है। बट मेरा क्वेश्चन उन पे ये है कि ये वन टाइम सेटलमेंट जो है वो रेवेन्यू में नहीं आना चाहिए। इट शुड बी एक्सेप्शनल आइटम, वहां पे डाल के उसको वन टाइम उसको एडजस्ट करना चाहिए। बट रेवेन्यू में डाल के आई थिंक ऑन व्हाट स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहां पे डाला है, आई डोंट नो। But I think one should book profits, not to look at these numbers and go for a medium term to long term. जी। अगला काउंटर आयोन एक्सचेंज, यहाँ पर रिजल्ट्स देखने के लिए मिले, करीब 20% का जंप रेवेन्यू में और प्रॉफिट में भी 20% का जंप। सर कैसे देखते हैं आयोन एक्सचेंज को आप? फंडामेंटली आई डोंट ट्रैक दिस कंपनी, बट टेक्निकली मुझे लगता है लास्ट 10 दिन से ये स्टॉक गिर चुका है। जस्टिफाइंग द रिजल्ट्स एज वेल एज द प्राइस इज टोटली डिफरेंट वे, बट टाइम बीइंग अवॉइड करना चाहिए। मुझे लगता है फिर से ये 600 के आसपास आता है टेक्निकली, तो वहां पे बाइंग करना चाहिए। जी। नेक्स्ट काउंटर सर रेपको होम्स, इस पर भी पॉजिटिव रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। इनकम 11% बढ़ी है और नेट प्रॉफिट 15% के करीब बढ़ा है। कैसे देखें सर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के नतीजों में, आपने क्या ट्रैक देखा और इसमें रेपको होम पर आपकी राय? As a sector, I am very much bullish. Home finance industry will grow very faster. मुझे लगता है कि जीडीपी का डबल ग्रोथ इसमें हमेशा रहेगा। एचडीएफसी हो, एसबीआई हो, या आधार फाइनेंस हो, या इवन द रेपको होम फाइनेंस, मुझे लगता है 2 से 3 साल के व्यू के हिसाब से आई एम वेरी मच बुलिश ऑन दिस सेक्टर एज वेल ऑन द स्टॉक्स। बट जिस तरीके से ये जो आज रिजल्ट दिया वेरी डिसेंट रिजल्ट है, नॉट सो बैड। कोई बड़ा कंक्लूजन नहीं है कि यहाँ पे लेना ही चाहिए। बट येस, अगेन वी हैव टू वेट फॉर अ गुड लेवल टू बाय, व्हिच कैन बी 450 460 लेवल फॉर अक्यूमुलेटिंग ऑफ रेपको। But as a long-term investor, I think good to hold all the home finance related companies, NBFCs, so yeah, even the banks which are going to contribute a lot for home finance. I'm very much positive on that. जी। एक काउंटर जिस पर हमारे दर्शक काफ़ी सवाल पूछते हैं, पीटीसी इंडिया, यहाँ पर भी नतीजे देखने के लिए मिले हैं। रेवेन्यू में करीब 1.25% का जंप, नेट प्रॉफिट 8% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, एबिटा करीब 4% और मार्जिन्स में भी अपटिक है, लेकिन 20 बेसिस पॉइंट का ही है, 5.8 से 6% पर आ गए हैं। शेयर भी ठीक है, पॉजिटिव साइड पर चल रहा है। सर क्या करना चाहिए आयोनिक, माफ़ कीजिएगा, पीटीसी इंडिया पर? आई थिंक डिसेंट कंपनी है, डिसेंट वैल्यूएशन पे भी है, रिजल्ट भी उतने कुछ खराब नहीं है, तो मुझे लगता है एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्ड ही करना चाहिए।
और फ्रेश बाइंग ये लेवल पे बाई करना है आज के मार्केट में, मैं ना बोलूंगा इसके लिए, बट यस डाउनसाइड अगेन 160 150 के आसपास अगर कोई भी रीजन से स्टॉक मिलता है दैट कैन बी ए गुड लेवल टू अकोमुलेट, बट ऑलरेडी किसी ने ले चुका है तो होल्ड ऑन टू दिस, बाय मोर ऑन डिप्स। शॉर्ट टर्म टारगेट मुझे 200 के आसपास लग रहा है। बिजनेस मॉडल इज रियली स्ट्रांग, मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा कुछ एफआईएस का सेलिंग होल्डिंग भी नहीं है, शायद सेलिंग भी नहीं आएगी, तो मुझे लगता है ये डिसेंट कंपनी टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। जी, अब तो ये भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किस काउंटर में एफआईएस की होल्डिंग ज़्यादा है। सर ये भी इंटरेस्टिंग, आपने ये पॉइंट अच्छा दे दिया, इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन से काउंटर हैं जहाँ पर एफआईएस की होल्डिंग ज़्यादा है। नेक्स्ट काउंटर सर जीएसएफसी, यहाँ पर भी हमारे काफ़ी दर्शक सवाल पूछते हैं। इसके बड़े रिजल्ट्स मिक्स से थे कि रेवेन्यू डाउन हुआ, प्रॉफिट डाउन हुआ, लेकिन एबिटा और एबिटा मार्जिन्स ये अच्छे बड़े हैं। एबिटा में 20% का ग्रोथ देखने के लिए मिला और एबिटा मार्जिन्स भी करीब 320 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए नजर आए। सर कैसे देखें जीएसएफसी को? आई थिंक वी नीड टू गो इन डेप्थ टू अंडरस्टैंड कि ये जो एबिटा मार्जिन इतना जो 200-300 पिप्स पे बढ़ा हुआ है उसके लिए वो रीजंस क्या है, बिकॉज अगर वो दे हैव रैशनलाइज देयर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट वुड बी ए गुड स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्ग टर्म। अगर ये वन टाइम रहेगा तो ऑब्वियसली उसको फिर डिस्काउंट करना पड़ेगा, बट टाइम भी मुझे लगता है स्टॉक ने अभी भी नेगेटिव रिएक्शन दिया है, लास्ट 10 दिन से स्टॉक नेगेटिवली है। दैट मे बी द रीजन, आई थिंक डीप डाइव करना चाहिए। एबिटा मार्जिन जो 300 बेसिस पॉइंट ऊपर गया हुआ है, अगर वो वन टाइम है या दे हैव डन समथिंग रियल एडजस्टमेंट फॉर बेटर मार्जिन, so we have to wait and watch for that, but time being I will have a very neutral view on Gujarat State Fertilizers. बिल्कुल, तो यहाँ पर न्यूट्रल व्यू है सर का, लेकिन आज भी काफ़ी नतीजे आने वाले हैं क्योंकि कल तक ही नतीजों का मेन आगाज़ रहेगा, उसके बाद तो सेलेक्टिव शेयर ही रह जाएंगे। तो आज काफ़ी कंपनियों के नतीजे हैं और ज़्यादातर दर्शक इन पर सवाल भी पूछते हैं। आयशर मोटर, टोरेंट पावर, कल्याण ज्वेलर, पीआई इंडस्ट्री, थार्मेक्स, वोडाफोन आइडिया इंपॉर्टेंट है, दीपक नाइट्राइट और गोदरेज इंडस्ट्रीज़, अपोलो टायर ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, एनबीसीसी पर काफ़ी सवाल पूछते हैं हमारे दर्शक, वॉकहार्ड, लेकिन जीआरएसई, गार्डन रीच, इस पर काफ़ी सवाल आते हैं, आईएफसीआई, आरसीएफ, जीएनएफसी, इन सभी पर काफ़ी सवाल आते हैं। सर मैं इनमें केवल आपसे दो काउंटर पर पूछूंगा, एक एनबीसीसी और एक आइडिया, ये दो काउंटर, क्योंकि हमारे काफ़ी दर्शक सवाल पूछते हैं। सर वोडाफोन आइडिया के आरपू 145-50 रुपये के आसपास हैं, जबकि भारती के 225 हो चुके हैं, रेट दोनों के सेम है, आरपू क्यों कम है आइडिया के, और क्या आइडिया 250 या 225 की रेंज के आरपू अगर कभी भी, अभी तो इस नतीजों से नहीं, मैं कभी भी बात कर रहा हूँ, अगर ले आता है तो क्या सर्वाइवल हो पाएगा इस कंपनी का, और क्या करें इस शेयर पर निवेशक? I think the only trigger for the whole telecom industry would be two things. One is the rise in ARPU and rate hike जो उनको करना है। तो मुझे लगता है ये जो है वो साल में 2 या 3 बार उनको रेट हाइक करने का ऑलरेडी उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर चुका है, वो करेंगे ही। दैट विल गिव देम सम कंफर्ट लेवल टू इंप्रूव देयर प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज द आरपू। बट सेकंड जो है, जो गवर्नमेंट का जो उनका लोन बुक है विद रिस्पेक्ट टू द स्पेक्ट्रम का, उसके ऊपर बहुत सारे हेडलाइंस बनते जाएंगे। वहां पे क्या बेनिफिट मिल सकता है आइडिया के लिए हो या भारतीय एयरटेल के लिए हो, इनडायरेक्टली जियो के लिए भी हो, दैट विल बी द बिगेस्ट ट्रिगर फॉर द सेक्टर टू ग्रो फास्टर। बट टाइम बीइंग अगर कोई भी इन्वेस्टर्स आइडिया पे है, मुझे लगता है कि ये लेवल भी मुझे कंफर्टेबल नहीं हूं मैं यहाँ पे बाई करने के लिए या होल्ड करने के लिए। एनीथिंग बिलो 5 और 4 के आसपास मुझे लगता है कि वहां एक हाई एंड रिस्की इन्वेस्टर्स वहां पे कुछ सोच सकता है, कुछ मतलब रिस्क ले सकता है। बट अभी टाइम भी मुझे अभी भी नेगेटिव हूँ, और उसके मंथ ऑन मंथ नंबर्स आज भी तारीख में देख रहा हूँ कि उसको नेगेटिव में ही आ रहा है। इवन बीएसएनएल इज गेनिंग मोर, आई डोंट नो व्हाई, मतलब BSNL is gaining almost 15 to 20 lakhs new customers every month, and the biggest loser would be Idea, and second biggest is Reliance, and third is again Bharti Airtel. Bharti Airtel क्यों better है? Because उसके जो business sector से business जो revenue से वो बहुत सारे हैं, enterprises से भी आते हैं, retail से भी आते हैं, post में बहुत strong है वो Bharti Airtel। तो मुझे लगता है in terms of technology, in terms of strong cash book balance sheet, Bharti Airtel still stands good. I am very much bullish on Bharti Airtel. Second again Jio, which is not listed right now, but third the highest risk could be on Vodafone. बिल्कुल, तो सर ने बता दिया कि वोडाफोन पर क्या करना है, लेकिन सर एनबीसीसी, इसके तो काफ़ी ऑर्डर्स इस कंपनी को मिल रहे हैं और काफ़ी रफ्तार रही है, लेकिन काउंटर काफ़ी रिट्रेस भी हो चुका है ऊपरी इस तरह से आफ्टर बोनस। क्या करें सर इस काउंटर पर? आई थिंक आज के तारीख में जो बड़े ऑर्डर बुक्स है वो मायने रखते नहीं है, बिकॉज एग्जीक्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने देखे हुए गवर्नमेंट्स के लास्ट 2 साल में डिफेंस हो, रेलवे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
बड़े बड़े ऑर्डर्स डिक्लेयर कर चुके हैं, एलओएल दे चुके हैं उनके ऊपर, बट एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर मार्जिन इंप्रूवमेंट, क्वार्टर बाय क्वार्टर रेवेन्यू इंप्रूवमेंट, क्वार्टर बाय क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट आता नहीं है, तो बड़ा जो ऑर्डर बुक लेके बैठ के कुछ फायदा है नहीं है। इट इज गुड टू सी कि ये 3x 4x ऑफ इट्स रेवेन्यू वी हैव ऑर्डर बुक टू से, वो सब हेडलाइन बनाने के लिए अच्छा है, बट एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप रेलवे के सेक्टर देखो, आप डिफेंस देखो, एग्जीक्यूशन कुछ हो ही नहीं रहा है, फिर भी उनके पास 4 या 10x का उनके पास ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। तो इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न, और ऑर्डर बुक के ऊपर उनका वैल्यूएशन बहुत ही स्ट्रेच हो चुका था। एनबीएफसी मुझे लगता है फिर से ये 75-80 के रेंज में अगर मिलता है तो वहां पे एक स्टार्टिंग बाइंग रेंज बनता है मेरे लिए और मेरे इन्वेस्टर्स के लिए, बट टाइम बीइंग आई विल बी अवॉइडिंग एनबीसीसी आल्सो।